नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस में मैक्रो ने गले लगाकर किया पीएम मोदी का स्वागत। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा पेरिस एआई एक्शन समिट में आज पीएम मोदी की शिरकत। मैक्रो के साथ मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा। दिल्ली हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल ने बनाया सीक्रेट प्लान। सीएम मान और पंजाब के विधायकों मंत्रियों से दिल्ली में मिले केजरीवाल। मीटिंग के बाद हलचल तेज। महाकुंभ में महाजाम के बाद एक्शन में योगी सरकार। सीएम योगी ने भेजे 28 अधिकारी। मीटिंग कर सीएम योगी ने अधिकारियों को भी लगाई क्लास। इंडिया गठबंधन में कलह के बीच ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। सीएम ममता ने कहा, बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं, टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव। यूएस एड के फंडिंग वाले विवाद में अब प्रशांत भूषण का आया नाम। तार योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर, मेधा पाटकर, प्रतीक सिन्हा, नंदनी राव, रवेश कुमार तक जुड़े। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त में फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा के लिए पेरिस पहुंचे हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम के लिए खास डिनर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ भी मुलाकात की है। पीएम मोदी की इस यात्रा का मुख्य कार्यक्रम एआई एक्शन समिट है, जहां पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। बता दें आपको, भारत इस एआई समिट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल, डेवलपमेंट और कामकाज के तरीकों को लेकर हो रही है। पीएम मोदी और मैक्रो के बीच में द्विपक्षीय बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। अब पीएम कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोदी ट्रंप की मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पेरिस में तो पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है, तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन ये एआई समिट कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते ऐसे ही स्वागत होता है, बिकॉज ही इज ए वर्ल्ड लीडर। यहाँ के विपक्षियों को थोड़ी मिर्ची लगती है ये सब चीज को देख के, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू डील विद दिस। यही सोच करके आपको जिंदगी जीना है कि प्रधानमंत्री के रुतबे में तो कहीं कमी नहीं है। एआई की समिट चल रही है, फ्रांस के साथ हम लोग सह अध्यक्षता उसको निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया, कितना बेहतरीन चीजें उन्होंने रखी। और क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, सुंदर पिचाई पहले ही कह चुके हैं, आने वाले समय में एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हिंदुस्तान अग्रणी मुल्कों में लीड करने वालों में आने वाला है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो सबसे अहम बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि ये एआई, आप ये समझिए कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले इंजन आया, पहिया आया, आग आया, जो तमाम जो ह्यूमैनिटी को बदलने की ताकत रखने वाली क्रांतियां, वो सब तो अपनी जगह पे है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दरअसल दुनिया में मूलभूत परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। अब इसका कैसे इस्तेमाल हो, कैसे इसका बेजा इस्तेमाल रोका जाए, क्या इसकी लिमिट की जाए और कितना इसको हम इस्तेमाल में लेकर के आए, इसी पे जद्दोजहद चल रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि इस नए टेक्नोलॉजी में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज से भी एक स्टेप वो आगे ले गए हैं, जिस तरीके का डिजिटल कनेक्शन हिंदुस्तान में है, जिस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस हिंदुस्तानी कर रहे हैं और हर स्तर पे कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को आगे आने वाले समय में
अग्रणी मुल्क बनाएगा। जी चलिए अगली खबर में बात अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली में मिली करारी हार के बाद पंजाब में नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के कपूरथला हाउस में आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्री और राज्य के आम आदमी पार्टी विधायकों सांसदों के साथ अरविंद केजरीवाल ने बैठक की है। इस बैठक में मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। हालांकि ये बैठक आधे घंटे से भी ज्यादा नहीं चल पाई, पर इस बैठक को लेकर पंजाब की राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई है। कोई कह रहा है कि अब केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए रणनीति बना रहे हैं, भगवंत मान का इस्तीफा लेने वाले हैं, तो कोई कह रहा है कि ये मीटिंग पंजाब चुनाव को लेकर बुलाई गई थी। हालांकि मीटिंग के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत की है, सारी खबरों को अफवाह बताया है, पर उनके चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। हार दिल्ली में हुई है, लेकिन पंजाब के विधायकों से क्यों मुलाकात? देखिए, मुलाकात तो होनी चाहिए थी दिल्ली के विधायकों से। दिल्ली के चुनाव पे पंजाब के विधायकों से बात करने का औचित्य क्या है? अच्छा ठीक है, आपने बातचीत किया, भगवंत मान ये नहीं बता सके कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। क्या ये पंजाब के चुनाव को लेकर के था, दिल्ली के चुनाव को लेकर के था? कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनका पूरी तरीके से डाउन था। बताया ये जा रहा है कि 1 महीने के अंदर वहां बहुत बड़ा बदलाव, अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा भी चुनाव, सरकार, ये सारी चीजें हो जाए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक डेडलाइन दिया है। तो ये कहानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो क्या कर पाएंगे? इधर तो एसीबी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करो दिल्ली पुलिस के, किस बात के लिए? ये जो 15-15 करोड़ रुपए का जो अफवाह उड़ा रहे थे, तो केजरीवाल समेत संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, वो तमाम लोग जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके ऊपर एक नई मुसीबत आ गई। आज सवेरे से भागा भागा फिर रहा है, पता नहीं कहां भाग गया है भगौड़ा अमरदुल्ला खान। तो कहने का मतलब ये है कि मुसीबतें कम नहीं हो रही केजरीवाल की। और हार के बाद वो जो प्रेस के सामने नहीं आए, भाई आपने मीटिंग बुलाई, आपको आना था, आपको बताना था। उधर कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई 30-30 लोग, 30-30 विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। तो पंजाब में दिल्ली के चुनाव का असर इसलिए होगा क्योंकि पंजाब की राजनीति, पंजाब की सरकार, ये केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल के ऊपर आधारित थी। जब ये मॉडल ही यहाँ पे फेल हो गया, तो पंजाब में कितने दिन तक ये टिक पाएंगे, इसका कहना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। जी अगली खबर में बात प्रयागराज महाकुंभ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, चारों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। महाकुंभ के सभी रास्तों पर लोग बुरे फंसे हुए हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ जमकर भड़के भी है, कुछ अधिकारियों की क्लास भी लगाई है। साथ ही सीएम के निर्देश पर एडीएम और एसडीएम स्तर के 28 प्रशासनिक अधिकारियों सहित अनेक पुलिस अधिकारियों की महाकुंभ में तैनाती भी की गई है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट मेला क्षेत्र में नहीं चलेगा। सीएम योगी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन्होंने जीवन भर खुद वीआईपी ट्रीटमेंट लिया हो, अब महाकुंभ को लेकर वो नकारात्मकता फैला रहे हैं। महाजाम से निपटने की क्या तैयारी योगी आदित्यनाथ? देखिए, जाम निपट गए, जो जानकारी मिल रही है, आप इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान में एक वर्ग है जो इस कुंभ को बदनाम करने में जुटा हुआ है, और दूसरी तरफ जो इतिहास रचा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को जो कुछ कहें, लेकिन यूपी सरकार को इलाहाबाद में तैनात तमाम पुलिस वाले या प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी कड़ी मेहनत के साथ वो एक विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। टारगेट क्या था? टारगेट ये था, लोगों की यही सोच थी कि 40-45 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे पूरे कुंभ में। अभी 16 दिन बाकी है, 46 करोड़ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। 46 करोड़ का मतलब आप समझे, पूरे यूरोपियन यूनियन का जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग वहां आ गए। और अभी और बताया जा रहा है कि चूंकि कल सबसे बड़ा स्नान है,
माघी पूर्णिमा का, फिर शिवरात्रि का, ये जो बाकी के जो अमृत स्नान बाकी है, बताया जा रहा है कि 60-65 करोड़ लोग इस बार डुबकी लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी की आपकी तैयारी थी उससे 16-17 करोड़ ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब 16-17 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं? दुनिया में सिर्फ 7-8 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 16-17 करोड़ के आसपास है। मतलब पूरा का पूरा देश जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जाम इसलिए लगा क्योंकि एक तो माघी पूर्णिमा, माघ मेला में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्नान है उसका भीड़ तो था ही, लेकिन ये जो वीकेंड आ गया, वीकेंड की वजह से लोग घरों से अपनी अपनी कार को उठाए और वहां पहुंच गए, जिस वजह से सड़क पे जाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां से जो खबर आ रही है कि सिचुएशन के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया गया है, ये रिकॉर्ड बन रहा है। और प्रार्थना यही करनी चाहिए कि कल का जो अमृत स्नान है वो शांति से गुजर जाए। बहुत बड़ा काम हो रहा है ये, और अधिकारी, पुलिस, वहां का प्रशासन और जो तमाम इवन सफाई वाले जिस तरीके से काम पे लगे हुए हैं, ये अनोखी चीज है। बिल्कुल सर, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखर गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन के बिना ही चुनाव में उतरी थी। वहीं अब पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ममता बनर्जी ने एक मीटिंग में कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में आपकी मदद नहीं की, हरियाणा में आपने कांग्रेस की मदद नहीं की, इसलिए भाजपा दोनों राज्यों में जीत गई। सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। मैं अकेले लड़ूंगी, हम अकेले ही काफी है। ममता ने यह भी दावा किया कि टीएमसी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी का यह ऐलान क्या राहुल गांधी के लिए झटका साबित होगा? भाई झटका क्यों साबित होगा? सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने अपने पार्टी के लिए ही मेहनत करते हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे कि इंडी गठबंधन नाम की कोई चिड़िया है नहीं, जो थी वो उड़ के चली गई लोकसभा चुनाव के बाद। भाई कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को मैं देख रहा हूं, भाई कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती तो, अरे भाई कांग्रेस पार्टी अपने लिए लड़ेगी ना। और लोकसभा के चुनाव के फौरन बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय ने घोषणा की कि यहां कांग्रेस का कुछ नहीं है, दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे। अभी ममता बनर्जी कह रही हैं, घोषणा उन्होंने कर दी कि हम अकेले लड़ेंगे। तो इसमें इंडी गठबंधन में टूट फूट पड़ रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे दोषी हो जाएगी? कैसे दोषी हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर दे कि जहां जहां इंडी गठबंधन है, यूपी में चुनाव न लड़े क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव लड़ेंगे, दिल्ली में चुनाव ना लड़े क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल लड़ेंगे, बंगाल में चुनाव ना लड़े क्योंकि वहां पे ममता लड़ेगी। ये किस तरह की बातचीत हो रही है? देखिए, ये इंडी गठबंधन ये शुरू से भानुमति का जो है वो कुनबा था, कहीं का ईंट कहीं कड़ोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इन लोगों में कोई कॉमनैलिटी थी नहीं, कोई विचारधारा की कॉमनैलिटी नहीं है, एक स्लोगन नहीं बना सके, एक ऑफिस नहीं बना सके। लेकिन ये जो मोदी को घृणा करने वाले पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे जो माल खा करके बैठे रहते हैं, उनके लिए दिक्कत है कि बीजेपी लगातार जीत रही है और इनको पच नहीं रहा है। अब बात आज की आखिरी खबर की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अमेरिकी संस्था यूएसएड द्वारा भारत को विभाजित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धन दिए जाने का दावा करते हुए सोमवार को सरकार से मांग की थी कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषी पाए गए लोगों को जेल में डाला जाए। ये मुद्दा अब लगातार गर्माता भी जा रहा है और इस पर अब नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। यूएसएड के फंडिंग वाले विवाद में अब प्रशांत भूषण का नाम उजागर हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि प्रशांत भूषण अपने
संस्थान संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के माध्यम से उस इंटरन्यूज से जुड़े थे जिसे यूएस एड फायदा दे रहा था। एक एक कड़िया को जोड़े तो इस मामले में योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर, मेधा पाटकर, प्रतीक सिन्हा, नंदिनी राव, रवीश कुमार का भी नाम जुड़ रहा है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जिन जिन का नाम सामने आए उनका क्या रिश्ता है? देखिए, 35 के आसपास पत्रकार तो सीधे सीधे यूएस एड के वाले इस घोटाले में नामजद किए जाएंगे। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, और ये लोग बच भी नहीं सकते क्योंकि ये जो सद्भावना नाम का जो एनजीओ, ये तो प्रशांत भूषण का एनजीओ है। पैसे घूम फिर करके वो आ रहे हैं यूएस एड से। ये सब अपने आप को वामपंथी नक्सली कहते हैं, है ना, और माल जो है वो अमेरिका का चाटते हैं। अब तो ये तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। यही नहीं, अभी आप आगे देखते जाइए क्या होगा। कैपिटल टीवी ने बहुत पहले कोई कॉन्ग्लोमरेशंस पत्रकारों का, कोई डीजी पब है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है, कैसे ये पकड़ा गया। न्यूज क्लिक वाला, ये सारे वामपंथी पत्रकार, ये सब जो अमेरिकी पैसा सरोस के पैसे पे ऐश मौज करते हैं, ये लोग कितने पेट में इनको दर्द हुआ था, कितना पेट में दर्द हुआ था कि न्यूज क्लिक वाले को जेल में डाला जा रहा है। अरे वो तो शुरुआत थी, वो तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो कई सारी गुत्थियां अभी खुलेंगी, और ये खुलेंगी किस वजह से? ये खुलेंगी, अमेरिका में एक्शन शुरू हो गया है। और यकीन मानिए, जितनी अभी खबरें आई है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। अभी ट्रेलर भी नहीं आया है, अभी सिर्फ पोस्टर रिलीज हो रहा है। और जो हमारी जानकारी है, वो जानकारी ये है कि हिंदुस्तान की एजेंसियां इन पत्रकारों, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ वाले, ये चाइना के दलाल, नक्सली, वामपंथी, प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, इन सब की लिस्ट तैयार हो गई है। ये लोग अपना चेहरा नहीं छिपा पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।